1992 मुंबई। Lights, camera, action. जिंदगी के सफर में संगीत का साथ ना हो तो कितना अधूरा सा लगता है ना? Pack up. सुरेखा एक टीवी एक्ट्रेस थी जो अपना शूट खत्म कर घर जा रही थी। सफर काटने के लिए उसने ऑडियो कैसेट निकाला। यह कैसेट उसने पिछले महीने ही खरीदी थी, पर उसे सुनने का वक्त ही नहीं मिला। उसने कैसेट प्ले कर दी। अब वो गुनगुनाते हुए घर की ओर बढ़ी जा रही थी। लग रहा था जैसे कि वो गाना उसे बहुत पसंद आ रहा था, पर ये क्या, गाना सुनकर उसे तो मदहोशी छाने लगी। उसने सुनसान रास्ते की परवाह भी नहीं की और गाड़ी रोक दी। वो कार से बाहर निकली और बल खाती नागिन की तरह झूमने लगी। ये सब क्या हो रहा था? सुनसान बियाबान रास्ते पर आधी रात में एक हसीन लड़की को इस तरह नाचते हुए कोई देख ले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन भी ना हो। तभी कैसेट से गाना बजना बंद हो गया और दूसरी तरफ से हूबहू वैसा ही म्यूजिक बजने लगा। संगीत के सम्मोहन में बंधी सुरेखा उस म्यूजिक की तरफ चलने लगी। उफ, ये क्या? ये आवाज तो कब्रिस्तान से आ रही थी। वो गेट खोलकर अंदर गई। उसने देखा कोई वायलिन बजा रहा है। वह उस तरफ बढ़ी और जैसे ही उस वायलिन प्लेयर ने सुरेखा को देखा तो उसका सारा सम्मोहन हवा हो गया। वो वापस अपनी कार की तरफ भागी और वायलिन प्लेयर की खोपड़ी अपनी जगह से हिली और फुटबॉल की तरह लुढ़कती हुई सुरेखा के पैरों में आ गिरी। और फिर वो खोपड़ी पैरों से होती हुई ऊपर की ओर खिसक कर सुरेखा के चेहरे से चिपक गई। उसने अपना चेहरा छूकर देखा तो पूरी तरह चौंक गई। उस खोपड़ी ने सुरेखा के चेहरे पर कब्जा कर लिया था और फिर खोपड़ी और लड़की संगीत की तरह हवा में घुल गए। ये सब क्या था? एक ही झटके में ये क्या से क्या हो गया? ये सब देखकर तो हर किसी की खोपड़ी के तार झंझना जाए। उसने संगीत ही तो सुना था साहब। अब संगीत ही आदमखोर हो जाए तो कोई क्या ही करे। मैं मर चुका हूं, पर ये संगीत जिंदा है और अब तुम्हारी बारी है। आज की कहानी एंजॉय करें। आदमखोर संगीत। 3 साल बाद गर्मियों की वह रात मुंबई के रेडियो स्टेशन में नील माथुर ने अपना लेट नाइट शो खत्म किया और घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसे वहां रखा हुआ एक ऑडियो कैसेट मिला। उसे ये कैसेट कुछ नया सा लगा। रात भी काफी हो चली थी और घर भी पहुंचना था। उसका मन हुआ कि इसे एक बार तो चलाकर सुन लेना चाहिए। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि नील का कैसेट प्ले करना शहर के सबसे डरावने रहस्य की शुरुआत है। म्यूजिक की आवाज नील के गानों में घुलती उससे पहले ही स्पीकर से तेज आवाज आने लगी। नील ने अपने दोनों कान तेजी से बंद कर लिए। उसे लगा कि स्पीकर में कोई टेक्निकल एरर है। वह जल्दी से स्टूडियो से बाहर आया और टैक्सी से घर के लिए निकल गया। अगले दिन बाजार में काफी हलचल थी। न जाने कहां से एक नया कैसेट आया था, द डार्क मेलोडीज। देखते ही देखते ये कैसेट इतना मशहूर हो गया कि पूरा शहर इसका दीवाना बन गया। लेकिन इसे ज्यादा दिन तक सुनना अपनी मौत को दावत देना था। जो भी इसे सुनता उसे वायलिन की मदहोश कर देने वाली आवाज सुनाई देती। फिर उन्हें कभी भी कहीं भी एक भूत दिखाई देने लगता जो उनसे कहता, तुमने मेरा संगीत चुराया, अब इसकी कीमत चुकाओ। कुछ दिनों बाद सुनने वाला या तो पागल हो जाता या खुदकुशी कर लेता। नील की बहन नीता को भी म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। मार्केट में जैसे ही कोई नया कैसेट आता वो उसे खरीद लेती और जब तक मन नहीं भरता उसे सुनती। वो लाल कवर वाला कैसेट उसने भी सुना, एक बार नहीं कई बार, पर वो उसे और सुन पाती उससे पहले ही म्यूजिक की मनहूसियत ने उसकी जान ले ली। आखिर कैसा म्यूजिक था वो जो लोगों की जान ले रहा था? आज की ताजा खबर,
आज की ताजा खबर, शहर में होने वाली रहस्यमय मौतों का मामला, पुलिस अनजान लोगों की मौत की वजह को डॉक्टर्स ने बताया रहस्यमय बीमारी। पुलिस भी बस जांच पड़ताल में उलझी थी, पर इन सब के पीछे क्या है, कौन है, ये सब क्यों हो रहा है, इन सब सवालों के जवाब पुलिस के पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं थे। लाल कैसेट का राज शायद ही कभी बाहर आता अगर नील की बहन ने मरने से पहले अपनी डायरी में वो चंद लाइनें ना लिखी होती। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह आ गया है, वायलिन वाला, उसकी आंखों से खून बह रहा है। नील अपनी बहन को खोकर बिल्कुल टूट सा गया था। वो यही सोच रहा था कि नीता ने डायरी में किसके बारे में लिखा था, कौन था वायलिन वाला। नील ने जब अपनी बहन के कमरे में रखे सामान को चेक किया तो उसके हाथ वही लाल कवर वाला कैसेट लगा जो अभी भी कैसेट प्लेयर में लगा हुआ था। उसने उसे निकाला और देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसने ऐसा ही कैसेट पहले भी कहीं देखा है। उसे याद आया कि ये तो वही कैसेट है जो मार्केट में काफी पॉपुलर है और यही कैसेट उसके स्टूडियो में भी रखा था। उसने अपने ही लेवल पर छानबीन शुरू कर दी तो उसे पता लगा कि रहस्यमयी मौतों का सिलसिला तब से ही शुरू हुआ है जब से यह कैसेट बाजार में आया। उसने कैसेट को फिर से देखा तो उस पर सागर रिकॉर्ड्स का लेबल लगा हुआ था। नील ने इंटरनेट पर खोज की तो पता चला कि सागर रिकॉर्ड्स नाम की कंपनी थी जो 1980 के दशक में बंद हो चुकी थी। उसके मालिक राजीव मेहरा के बारे में उसे कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। अगले कुछ दिनों में नील ने म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े पुराने लोगों से बात की। एक बूढ़े संगीतकार ने बताया 1982 में एक वायलिनिस्ट अर्जुन मिश्रा की मौत हो गई थी। वो सागर रिकॉर्ड्स के लिए काम करता था। नील ने पुराने अखबारों की फाइलें खंगाली। पुराने समाचार में छोटी सी खबर मिली, संगीतकार की रहस्यमय मौत। खबर के अनुसार अर्जुन मिश्रा ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसके परिवार ने इसे हत्या बताया था। नील ने सागर रिकॉर्ड्स के पुराने ऑफिस का पता लगाया। वह इमारत अब खंडर हो चुकी थी। जब वह अंदर गया तो उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। एक कोने में टूटा हुआ वायलिन पड़ा था। नील ने जैसे ही उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी उसने सुना, मेरी कहानी जानना चाहते हो? नील ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई न था, लेकिन अचानक रिकॉर्डिंग रूम से वायलिन की वही धुन सुनाई देने लगी। नील धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी सांसें रुक गई। कमरे में एक कैसेट रिकॉर्डर अपने आप चल रहा था। उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। एक युवक जिसके हाथ में वायलिन था और आंखों से खून बह रहा था। नील ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं अर्जुन हूँ। नील खुद को संभालते हुए बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुमने खुदकुशी क्यों की थी? खुदकुशी? मैं क्यों मारता खुद को? ऐसा तो वही करता है जिसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है। और मैं तो बहुत खुश था अपनी जिंदगी में। मेरी तो जिंदगी ही म्यूजिक था। वो मुझे तो मार पाए, लेकिन मेरे संगीत को नहीं मार पाए। आज भी मेरा संगीत जिंदा है और हमेशा रहेगा। कौन थे वो लोग? उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया ऐसा? जानना चाहते हो तो राजीव मेहरा से पूछो। नाम सुनते ही नील को याद आया कि ये नाम तो उसने पुराने अखबार में पढ़ा था। साया गायब हो चुका था। रहस्य से भरी पहेली में उलझा हुआ नील सागर रिकॉर्ड्स की पुरानी इमारत से निकल तो आया था, पर अभी भी काफी सवाल थे जिनके जवाब उसे खोजने थे। नील ने एक बूढ़े आदमी का पता लगा लिया जो मुंबई की एक गंदी बस्ती में रहता था। नील ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक कांपती हुई आवाज आई, कौन है? मैं नील माथुर हूँ, आपसे अर्जुन मिश्रा के बारे में बात करना चाहता हूँ। दरवाजा खुलते ही नील ने एक डरा हुआ कांपता हुआ बूढ़ा देखा, राजीव मेहरा। आप जानते हैं कि अर्जुन खुद नहीं मरा था, उसे मारा गया था, और आपको देखकर लगता है कि इस बारे में आप सब कुछ जानते हैं। राजीव मेहरा कांपने लगा। हर वक्त उसका संगीत मेरे कानों में गूंजता रहता है। उसका संगीत मुझे पागल कर रहा है। उसका संगीत मुझे पागल कर रहा है। मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार डालेगा। पर क्यों? क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। नील को सुनकर एक झटका लगा। आपने उसे क्यों मारा? क्या हुआ था? राजीव ने अपना सर पकड़ लिया और बताना शुरू किया।
1980 का दशक म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत खास रहा है। हर तरह का संगीत बन रहा था और बिक रहा था। म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे थे जो लोगों को पसंद भी आ रहा था। क्या कमाल के दिन थे वो। मेरी म्यूजिक कंपनी सागर रिकॉर्ड्स पे काफी ऊंचाइयों पर थी। मेरे पैर जमीन पर थे ही नहीं। दौलत, शोहरत सब था। हम फिल्मों के लिए तो म्यूजिक बना ही रहे थे, पर ऐसा महसूस होता था कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। एक रात जब अपनी टीम के साथ पर्सनल मीटिंग में था तो बातों ही बातों में एक आइडिया आया। क्यों ना हम सागर रिकॉर्ड्स के बैनर से एक इंडिपेंडेंट नॉन फिल्मी म्यूजिक एल्बम लॉन्च करें। आइडिया तो शानदार था, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत साबित हो सकता था। अब हमें तलाश थी एक ऐसी नई आवाज की जो हमारे म्यूजिक एल्बम के सपने को साकार कर सके। हमने ऑडिशंस लेना शुरू कर दिया। कई दिनों की तलाश के बाद एक आवाज हमें मिल ही गई। अर्जुन मिश्रा, एक स्ट्रगलिंग वायलिन प्लेयर जिसे गाने का भी शौक था। उसने कुछ फिल्मों के गानों में वायलिन बजाया था। मैंने उसे मिलने के लिए ऑफिस बुलाया और उसे काफी बातें की तो पता लगा वो खुद भी म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना चाहता था, लेकिन उसके पास ना पैसे थे ना बड़े कॉन्टैक्ट्स। उसके पास सभी गाने भी तैयार थे, जिसे लिखा भी उसी ने था, म्यूजिक भी उसी का था। बस उन्हें फिर से स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की जरूरत थी। रिकॉर्ड करते ही पूरा का पूरा म्यूजिक एल्बम तैयार हो जाता और सारे गाने इतने नए थे कि मार्केट में आते ही कमाल कर देते। अर्जुन को अपने गानों में कई सालों की मेहनत नजर आ रही थी तो मुझे सिर्फ पैसा दिख रहा था। उस एल्बम से होने वाली कमाई का अंदाजा सिर्फ मैं ही लगा सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ बिजनेसमैन था और म्यूजिक मेरे लिए कलाकार की रूह नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जरिया था मोटी कमाई का। अर्जुन म्यूजिक को कलाकार की रूह कहा करता था। मुझे उसके संगीत की कीमत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, पर वो पार्टनरशिप करना चाहता था और मैं अपने काम और कमाई में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाता था। मैंने उसे मोटी रकम का ऑफर भी दिया, जिसे उसने ठुकरा दिया। मैं समझ गया कि वो एक सच्चा कलाकार है, जिसके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखता। उसे लालच देकर तोड़ना नामुमकिन था। मैंने एक चाल चली। उसकी खुशी के लिए फर्जी कॉन्ट्रैक्ट पर उसके दस्तखत करवाए और उसके साथ फर्जी पार्टनरशिप कर ली। मैंने उसे कुछ एडवांस भी दे दिया। अब मुझे जल्दी ही सारे गाने स्टूडियो में रिकॉर्ड करने थे, जो मैंने जल्दी ही करवा लिए। एल्बम बनकर तैयार था और जब एल्बम मार्केट में आया तो कमाल हो गया। पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई। अर्जुन की आवाज और म्यूजिक ने सबको दीवाना बना दिया। पर जब अर्जुन ने अखबार में छपी न्यूज में प्रोड्यूसर के तौर पर सिर्फ राजीव मेहरा का नाम देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से कैसेट भी चेक किया। उसका नाम सिर्फ सिंगर के तौर पर दिया गया था। गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में सिर्फ राजीव का नाम था, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था कि राजीव और अर्जुन दोनों ही प्रोड्यूसर होंगे और जो काम अर्जुन ने किया है उसका क्रेडिट उसे ही दिया जाएगा। पर उसके साथ तो धोखा हो चुका था। अर्जुन गुस्से में सागर रिकॉर्ड्स के ऑफिस पहुंचा और अपने साथ हुए विश्वासघात की कहानी राजीव को कह सुनाई। उसकी बात सुनकर मैं हैवानों की तरह हंसने लगा। दौलत के लालच में मैं पूरी तरह हैवान बन चुका था। मैंने उसे रास्ते से हटाना ही ठीक समझा, क्योंकि ये बात अगर बाहर चली जाती तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। इतने सालों की मेहनत से म्यूजिक इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया था वो सब एक ही झटके में तहस नहस होता दिख रहा था। मैंने अपने गुंडे बुलाए। उन्होंने उसे इतना पीटा कि वो होश खो बैठा। फिर मैंने उसी के वायलिन को तोड़कर उसके सीने में उतार दिया। मरने से पहले उसे थोड़ा होश आया तो वो बोला, तुमने मेरा संगीत चुराया। संगीत चुरा कर तूने मेरी रूह को छीना है। यही संगीत एक दिन तुम्हारी मौत बनेगा। जो भी इसे सुनेगा इसका दीवाना हो जाएगा और फिर मर जाएगा। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। वायलिन की वही धुन सुनाई देने लगी। राजीव चिल्लाया, वो आ गया। वो आ गया है। वो आ गया है। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो। वो आ गया। अचानक राजीव के कानों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। वायलिन का एक टुकड़ा कहीं से उड़ता हुआ आया और सीधा राजीव के सीने में घुस गया। नील वहां से चला आया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है। उसने राहत भरी सांस ली। अगली सुबह
जब वह रेडियो स्टेशन पहुंचा तो उसकी टेबल पर वही लाल कवर वाला कैसेट द डार्क मेलोडीज रखा हुआ था। उसने उस पहले वाले कैसेट को तो कब का ही जलाकर राख कर दिया था, फिर अब वैसा ही कैसेट यहाँ वापस कैसे आया? सर, ये कैसे आया यहाँ? नील ने अपने बॉस से पूछा। उसके बॉस ने हैरानी से कहा, तुम्हारे लिए कोई छोड़ गया? कहा, अर्जुन के लिए स्पेशल गिफ्ट है। कैसेट का पैक खोलते ही उसमें एक पुरानी फोटो निकली, अर्जुन और राजीव की जवानी की तस्वीर, दोनों एक साथ वायलिन बजाते हुए। पीछे लिखा था, संगीत कभी नहीं मरता, और कवर पर लिखा था द डार्क मेलोडीज पार्ट 2, और नीचे बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा था, तुमने सच जान लिया, अब तुम्हारी बारी। क्या आदमखोर संगीत अब कभी नहीं सुनाई देगा? क्या नील अगला शिकार है? ये कैसेट फिर से खुद ब खुद कैसे बन रहे हैं? या फिर अर्जुन की आत्मा अभी भी उस टूटे फूटे वायलिन में कैद है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं, क्या नील को बचाना चाहिए? फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।